लोकतंत्र के इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को समर्पित करता हूं। हमारा देश लोकतंत्र हुए 73 साल पूरे कर चुके हैं। ये 74वां गणतंत्र दिवस है। लेकिन क्या हम इन 73 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने देश में नाफिज करने के लायक हुए हैं या नाफिज हुआ है? लोकतंत्र पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का हमें शर्फ हासिल है। लेकिन लोकतंत्र के साथ जो जिम्मेदारियां हैं या जिसे सही मायने में लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अल्टीमेट पावर जनता के हाथ में होती है, लोकतंत्र उसे कहते हैं। जिले का मालिक डीएम न होकर जिलावासी होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अनुमंडल का मालिक एसडीओ न होकर जनता जनार्दन होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन यहां मालिक कौन बैठा है? प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, अनुमंडल में एसडीओ, जिले का मालिक कहलाता है कौन? डीएम। हालांकि ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक जनता, हम और आप। सर्वेंट नौकर, जनता का सेवक है, मालिक बन बैठा है। बाहर दरवाजे पे हम लोग खड़े रहते हैं, जाएं ना जाएं, बुरा मान जाएगा, अपॉइंटमेंट लें। हालांकि उनका तनख्वाह टैक्स पेयर के पैसे से बनता है। हम और आप टैक्स पेयर बन, हमारे जेब से उन पदाधिकारियों का तनख्वाह बनता है। तनख्वाह देने वाला मालिक होता है, तनख्वाह हासिल करने वाला नौकर होता है। क्या हम इन 73 वर्षों में डेमोक्रेसी को अपने कंट्री में लागू करने के लायक हुए हैं? नहीं। हमारे पैसों का बंदरबाट होता है, जनता के पैसों की बर्बादी होती है। जिन कर्मचारियों का दायित्व था कि वो पब्लिक का काम करे, सेवा करे, वो क्या कर रहे हैं? तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा चाहते हैं, रिश्वत की शक्ल में, रिश्वत की शक्ल में। भ्रष्टाचार से भरा है हमारा सिस्टम। तो ये राष्ट्रीय त्योहार है। इन त्योहारों को हम लोग इसलिए मनाते हैं, तो एक तो इसलिए कि हम भारत निर्माताओं की कुर्बानियों को याद करें और उन्होंने जो नींव रखा है आजादी का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, जमहूरियत का, उसकी कदरदानी करें। और हम उनकी अगली पीढ़ी है, तो अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि पुरखों के विरासत की तहफ्फुज करें। पुरखों यानी बुजुर्ग जो विरासत छोड़ के जाते हैं, उनकी हिफाजत करें, उनको मजबूत करें, उन्हें फैलाएं, वसी करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे आपसे कोताही होती है। तो क्योंकि अक्सर बच्चे हैं और इन्हीं के लेवल की बातें होनी चाहिए, तो चाहे आजादी की महत्व हो या जमहूरियत की अहमियत हो, हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास तीसरी आंख होगी। इंसान की दो आंखें करीब करीब अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है। इंसान की तीसरी आंखें, इंसान की तीसरी आंखें इल्म है, शिक्षा है। बगैर शिक्षा के, बगैर इल्म के इंसान अंधा है, न अपने हकूक को पहचानेगा, न अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगा। तो तीसरी आंख की रोशनी को बढ़ाएं इल्म हासिल करके। तीसरी आंख की रोशनी को बढ़ाएं इल्म हासिल करके। तो मैं बहुत खुशी हुई, मैं मशकूर हूं हजरत आपका, जनाब मोहम्मद शाकिर हुसैन साहब का तहे दिल से मशकूर हूं। और हमारे अकाबिरीन है, बुजुर्ग है, माशाअल्लाह, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये पैगाम, इस पैगाम के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा, वक्त की किल्लत है, कि बच्चों
आने वाले वक्त के लिए बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी आपके नाजुक कंधों पर, सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। डेमोक्रेसी को बरकरार रखने का, आजादी को बहाल रखने का और अपने हकूक को और अपने लोगों के हकूक को हासिल करने का। तो इन जिम्मेदारियों को आप तभी निभा पाएंगे जब आप मजबूत होंगे, और मजबूती आपको इल्म की रोशनी से मिलेगी। आप शिक्षा हासिल करें, आप अगर अपने फर्जों का निर्वाह करते हैं, इल्म हासिल करते हैं और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, यही आपका बहुत बड़ा फर्ज है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से अपने इस फर्ज को अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई किश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। मजा है मरने और जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अब आप बहुत ही मजेदार, ऐसे हम जानते हैं कि हमारे बिहार में शराब नशा सब पर पाबंदी है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट से क्या फायदे होते, एक जोश लेकर आ रहे हैं मिस्टर अजहर। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत सारा प्रोग्राम है, लेकिन हमको एक में तो समेट लेना है। बीड़ी और सिगरेट से फायदे। बीड़ी पीने से कोई फायदा नहीं, सिगरेट पीने से दो फायदे। दम्मा होगा या टीबी, टीबी होने से कोई फायदा नहीं, दम्मा होने से दो फायदे। फूक कर जिएंगे या समय से पूर्व मर जाएंगे। फूक कर जीने से कोई फायदा नहीं, मरने से दो फायदे। दफनाए जाएंगे या जलाए जाएंगे, दफनाने से कोई फायदा नहीं, जलाने से दो फायदे। कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे या फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड बनने से कोई फायदा नहीं, फास्फोरस बनने से दो फायदे। साबुन बनेंगे या सर्फ, सर्फ बनने से कोई फायदा नहीं, साबुन बनने से दो फायदे। लड़की लगाएंगे या लड़का, लड़का लगाने से कोई फायदा नहीं, लड़की लगाने से दो फायदे। खूबसूरती बढ़ेगी या बदसूरती, बदसूरती बनने से कोई फायदा नहीं, खूबसूरती बनने से दो फायदा। शादी होगी या बर्बादी, बर्बादी होने से कोई फायदा नहीं, शादी होने से दो फायदा। लड़का पैदा होगा या लड़की, लड़की पैदा होने से कोई फायदा नहीं, लड़का पैदा होने से दो फायदा। बीड़ी पिएगा या सिगरेट, यू आर ग्रेट। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे भी आने से आपके दो फायदे, एक तो हम सबको देख पाएंगे, एक मिठाई खाएंगे, और जो ना खाए वो मांग ले, और जो खा लिए दो फायदे, चाहे उसकी भूख मिट जाएगी या फिर घर में खाना नहीं पड़ेगा। मैं इसी बीच आपके सामने हिंदी भाषण के लिए आमरीन को आमंत्रण देना चाहता हूं, वो आए स्टेज में और अपना भाषण दें। आदरणीय सभापति महोदय, पूज्य शिक्षक वृंद, आगंतुकगण, अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं अमरीन जहां आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मुझे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं अपने भाषण का शुभारंभ कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शेर से करने जा रही हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह एक चमन को माली सींचकर काफी समय के बाद नरगिस की खूबसूरती को देखता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश के नेताओं, महापुरुषों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से देश को आजाद करवाया। आजादी के बाद देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। इस संविधान को तैयार करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप कमेटी का सदर बनाया गया। इस संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। सर्वसम्मति इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तब से हर वर्ष इस पुण्य तिथि को सभी धर्म के लोग मिलकर राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले दिल्ली में फहराया जाता है, उसके बाद देश के कोने कोने में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाती है। दिल्ली का परेड पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस परेड में जल सेना, थल सेना, वायु सेना, स्कूल और कॉलेज
स्काउट गाइड भाग लेते हैं। अलग अलग राज्य की झांकी प्रस्तुत की जाती है। जिसकी झांकी अच्छी होती है उसे पुरस्कृत की जाती है। तोपों की सलामी दी जाती है। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। राष्ट्रपति वीर सिपाहियों को पुरस्कार से नवाजते हैं। संविधान के लागू होने से कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। परंतु कुछ असामाजिक तत्व हमारे देश के संविधान को हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। कभी गगनचुंबी इमारत ताज होटल नरीमन हाउस पर हमला करते हैं, तो कभी सांसद पर हमला करते हैं, तो कभी रेल की पटरियों को बमों से उड़ा देते हैं। परंतु हम लोगों को सरकार का साथ देते हुए इन असामाजिक तत्वों को सफाया करना चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। देशभक्ति दिखावे की चीज नहीं है। देशभक्ति तो अपने दिल में, अपने जान में, अपने रग में, अपने तन में पैदा करने की चीज है। हम देशभक्त तभी हैं जब हमारे दिल में बसता है देशभक्ति। ये कपड़ा या दिखावे से देशभक्ति नहीं होता है। मैं इसी बीच आप लोगों के सामने उर्दू भाषण के लिए अबू तलाब को दावत शुक्र देना चाहता हूं। और कहा जाता है जो कपड़े से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो कपड़े से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलीज है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, यह सबका वतन है बचा लो इसे। जश्न यौम जुमरिया के इस मुबारक मौका पर डाइस पर तशरीफ फरमा साथीज़ाए कराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान एज़ाम और अजीज साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन साथीज़ाए कराम का जिन्होंने इस मुबारक मौका पर कुछ कहने का मौका दिया। हजरत, अंग्रेज तिजारत के गरज से इस जमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी, फौजी और असरो रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त वफा कर दिया और यहाँ का स्याह व सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारकर जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हलाकत खेज सफाकाना कार्रवाइयां जिससे चंगेज और हलाकों की दास्तान भी मांद पड़ गए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। हर जगह कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी खामोशी फिजा नजर आ रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि भारत का सितारा इकबाल कभी मुद्दे खुर्शीद से नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेश के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती का खालिक व मालिक का यह दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांच हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता, इत्तेहाद व इत्तिफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का वक्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, शहीद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद, हजरत मौलाना कासमी नानोतवी, हजरत मौलाना मोहम्मद शहीद अहमद गंगोही, महात्मा गांधी, जवाहर नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपने जानों की नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश किया, गोलियां खाए, फांसी के फंदे पर लटके। बिल आखिर वह दिन आया कि इनके ईंट से ईंट बजा दी, उनके सिवा सालारू के दांत खट्टे कर दिए गए। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, आजादी से पहले हमारा यह दस्तूर आईन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसी दस्तूर व आईन की जो भारत की तामीर व तरक्की की राह में संगमिल साबित हो और हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपने अपने जय हिंद, जय भारत।
बहुत खूब। हम अब अगला प्रोग्राम के लिए आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर Mudassar for speech on Republic Day. Please come on the stage and Mr. Mudassar. Honorable Indigenous Director Sir, multi-talented teachers of Paramount Coaching Center, coming guests, my dear brothers and sisters, I am Mudassir Alam, a student of class 9. I am grateful to you because you have been given chance to express my internal feeling on the auspicious occasion of Republic Day. Republic Day is memorable day in the history of India. India ruled over by the British government in 2 centuries. After a long struggle, India got freedom on 15 August 1947. After independence, it was necessary to constitute a constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar complete our constitution in 2 years, 11 months and 18 days. It came into force on January 26, 1950. Our constitution was but flexible. We hosted our national flag on government buildings and public institutions with great pomp. We could take in part in cultural program to return the glory of our constitution. This is not enough. We are responsible to maintain laws and order. We have introduced ourselves as a good citizen. When we will civilize, then our society will be civilized, and then our society will be civilized as our state as well as our country will be civilized. We can bring a change because nothing is impossible for a man of the will, but it can be only possible when we will be highly educated. Development of any country depends on education. जय हिंद जय भारत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अस्माकं समक्षे चांदिनी कुमारी गणतंत्र दिवस से उपलक्ष्य भाषणं ददाति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा गुरुर तस्मै नमः। आदरणीय सभापति महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण, उपस्थिति बंधुजन, अहम चांदनी कुमारी गणतंत्रता दिवस से उपलक्ष्य वर्णन करोति। नमो नगरेन्द्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदी गणेभ्यो सुक्षादनेभ्यो, देशस्य तस्मै मम भारताय। अद्य गणतंत्र दिवस अस्ति। मम देशस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति। अस्माकं देशे विविधा जना वसन्ति, विविधान् धर्मान् तमाम् आचरन्ति, किन्तु सर्वे भ्रातृभावे निवसन्ति। वयं परस्परं सौहार्दे निर्वेशाम्। इदं होलिका गणतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस पर्वदिनाम् उत्सवानाम् अवसरेषु परस्परं सहयोगं कुर्मः। यदा भारतस्य परस्परं सौहार्दे निर्वेशाम् तदा भारतवर्षं विश्वस्य प्रबलं राष्ट्रं भवेत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान पिता अस्ति इति संविधान द्वारा वर्ष 11 मासस्य 18 पूर्ण गणतंत्र अभवत्। प्रधानाचार्य राष्ट्रध्वज आरोहितं विद्यालय प्रधानाचार्य संदेश पठति इति वर्तमानः विराम ददति। जय हिंद जय भारत। बहुत कुछ और बहुत खूब। वही वाली बात है, क्या करें। मेरे लिए भी था काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन हमको भैंस को काला नहीं समझे। अगला प्रोग्राम आपके बीच हिंदी भाषण के लिए प्रदूषण पर देने आ रहे हैं मोहम्मद मोहतशीम।
आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक मंडलीय शिक्षक, दीर्घ आगंतुकन भाइयों और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के समक्ष प्रदूषण के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इस युग की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ दोषयुक्त बनाना और चौपट करना। प्रदूषण की समस्या केवल भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरी विश्व की समस्या है। प्रदूषण के अंतर्गत हम जल, वायु, भूमि और ध्वनि समस्या पर विचार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बढ़ती आबादी के कारण आवश्यकता बढ़ी। इसकी पूर्ति हेतु वैज्ञानिकों ने औद्योगिक क्षेत्र, संचार के साधन, कृषि के साधन और आवागमन के साधन, मनोरंजन के साधन के लिए नए नए गाड़ी, मशीन, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल और रासायनिक खाद इत्यादि सामान का आविष्कार किए और प्रदूषण को सबने मिलकर जन्म दिया। मैं पहले आप लोगों का ध्यान वायु प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्राकृतिक हवा में सभी गैसों का निश्चित परिमाण रहता है, परंतु यह कई कारणों से यह संतुलन बिगड़ता है। कारखानों की धुआं, मोटर गाड़ियों की निष्कर्षित धुआं और रासायनिक कारखानों की धुआं वातावरण में विषैली की मात्रा बढ़ाकर दम घोटने की स्थिति उत्पन्न कर रही है। दोस्तों, आँख, फेफड़ा, चमड़ा पर बुरा प्रभाव डालते हैं। लोग हृदय रोग, दम्मा, आई फ्लू, एक्जिमा बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के कारण फसल चौपट हो जाते हैं। साथ ही साथ संगमरमर के बने स्मारकों और भवनों और प्रतिभाओं पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज हवा से बात करने वाली, तेज रफ्तार से चलने वाली जेट विमान वायुमंडल के ओजोन परत पर छेद कर देती हैं, जिसके कारण पराबैंगनी किरण धरती पर पहुंचती है। दोस्तों, अगर हम लोग इसी प्रकार प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि अटलांटिक का बर्फ पिघलकर सारा सागर जलमग्न हो जाए। और इसीलिए हम लोग दायित्व है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करें और कोई दूसरा विकल्प ढूंढे जिससे वातावरण को दूषित होने से बचा ले। किसी साहब ने क्या खूब कहा है, हम जिसके यात्री हैं वो जलयान कहाँ पर ठहरेगा। हम जिसके यात्री हैं वो जलयान कहाँ पर ठहरेगा। बढ़ती आबादी का तूफान कहाँ पर ठहरेगा। हम जिसके यात्री हैं वो जलयान कहाँ पर ठहरेगा। बढ़ती आबादी का तूफान कहाँ पर ठहरेगा। नहीं समझने की खाई है कस्में लोगों ने, नहीं समझने की खाई है कस्में लोगों ने। 2 से 4, 4 से 10 घर में आने वाला अगला मेहमान कहाँ पर ठहरेगा। इसी प्रकार जल प्रदूषण की समस्या भी गंभीर समस्या है। केवल 3% पानी ही पीने का योग्य है, जो नदी, तालाब, भूमिगत से प्राप्त होते हैं। नदी नाले दूषित हो रहे हैं। इसके दूषित जल से महामारी फैलती है और हजारों की तादाद में लोग काल के गाल में पहुंच जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पावन नदी गंगा ही लिया जाए। दोस्तों, गंगा का पानी इतना दूषित हो चुका है कि सरकार चिंतित होकर करोड़ों रुपया खर्च कर समाप्त करने के लिए वीरा उठाए हैं। आखिर प्रश्न उठा कि लोग आने वाले जनरेशन के बारे में नहीं सोचते या फिर लंबी जीवन का आनंद नहीं उठाना चाहते या प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरी अनुरोध है कि सुख समक्षित वाले जीवन बिताने के लिए सरकार की मदद करे और पर्यावरण को दूषित होने से बचा ले, वरना वह दिन दूर नहीं कि जो जीवन शुद्ध हवा और शुद्ध पानी के बगैर जान तरफ कर गंवानी पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।